हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेके आए हैं आरएस प्री 2021 का डिटेल्ड सोल्यूशन, दैट आल्सो सब्जेक्ट वाइज सोल्यूशन। तो ये वाला सेक्शन हम फोकस करेंगे पॉलिटी वाले सेक्शन पे। तो पॉलिटी पे जितने क्वेश्चंस आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे जो आरएस प्री 2021 में आए हैं। कुल मिला के टोटल 23 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे पॉलिटी के। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हमारे चैनल पर। तो सारा पेपर बिल्कुल डिटेल सोल्यूशन के साथ आपके सामने पेश किया जाएगा, ऑलराइट, सब्जेक्ट वाइज। तो हम इस सेशन के अंदर पॉलिटी सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, ऑलराइट। तो बिल्कुल आप हमारा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। और बिल्कुल बेल आइकन दे रखा होगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी आने वाले वीडियोस हैं उसके आपको एडवांस में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, शुरुआत करने से पहले हम बात कर लेते हैं पहले आरएस प्री 2021 की कि पेपर कैसा आया था और जनरल जो बातें हैं वो कर लेते हैं। जैसे आरएस का हमेशा पेपर हम कहते हैं काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें भी। बट फैक्चुअल क्वेश्चंस के अलावा काफ़ी इस बार फोकस रहा है कॉन्सेप्ट बेसिस पे भी। कुछ क्वेश्चंस एकदम कॉन्सेप्ट बेसिस पे आए हैं और उसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पर बिल्कुल जैसे आरपीएससी के अंदर फैक्चुअल डाटा बहुत पसंद करती है आरपीएससी, उसी तरह से फैक्चुअल डाटा काफ़ी कुछ पूछा गया है। देखिए, इंपॉर्टेंट ये था आरएस प्री 2021 में कि आपको क्या क्वेश्चंस छोड़ने हैं। जहाँ पे भी आपको बहुत ही फैक्चुअल डाटा पूछा गया, आएंगे हम वैसे सवालों पर। तो वहाँ पे निश्चित तौर पर ज़्यादा करके स्टूडेंट्स को बिल्कुल उसमें डाउट रहा होगा कि इसका सवाल का जवाब क्या होगा, कहीं पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो वैसे सवालों को छोड़ना ही बेहतर होता है। नेगेटिव आने से अच्छा है कि आप ऐसे सवालों को छोड़ दें। चलिए तो शुरू करते हैं हम हमारा सेशन, पॉलिटी सेक्शन। टोटल हम 23 क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए हैं इस सेक्शन के अंदर, ऑलराइट। हम कोशिश करेंगे बायलैंग्वेज रखेंगे लैंग्वेज को, सो दैट सभी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसे समझ सकें, ऑलराइट। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आप देख सकते हैं। देखिए, आप ऑर्डर भले ही आपके क्वेश्चन पेपर के हिसाब से थोड़ा चेंज होगा, ऑलराइट, बट क्वेश्चंस आप मैच कर लीजिएगा और फिर उसी के साथ आप ऑप्शंस, क्योंकि आरपीएससी में आपको पता है क्वेश्चंस सेट वाइज उनकी ऑर्डर जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, प्लस उनके जो ऑप्शंस है उनका भी ऑर्डर काफ़ी डिफरेंट होता है। तो प्लीज़ फोकस कीजिएगा कि आपके क्वेश्चंस में क्या पता वो ऑप्शन 2 नहीं 3 में दे रखा हो, ऐसे आप लोग रिलेट कर लेना आप लोग, है ना। चलिए हम आ जाते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल देखिए आप, पहला सवाल पूछा गया है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन पर, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान। इस पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। अगर इस पे फोकस करें तो ये काफी एक ट्रिकी क्वेश्चन, मैं कहूंगा काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। देखिए, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना, राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था दिसंबर 1994 को, ऑलराइट, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है, बट एक्चुअली ये जुलाई में किया गया था। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये चेक कर सकते हैं, ऑलराइट, जुलाई 1994 के अंदर किया था। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया आपका गलत, राइट। सेकंड स्टेटमेंट जो है, इट हैज अ सेक्रेटरी हु इज आल्सो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर फॉर द स्टेट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, सेकंड स्टेटमेंट सही है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। ओनली 2 इज करेक्ट, केवल 2 सही है, ऑलराइट। ये हमारा सही जवाब होगा। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन था ये वाला, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ इन्होंने एक दिसंबर वाला जो पार्ट है इसे चेंज करके इन्होंने जुलाई जो है, एक्चुअली जुलाई था, इन्होंने दिसंबर रख दिया है उसकी जगह पर, ऑलराइट। अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन की हम बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके इलेक्शंस करवाती है? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का इलेक्शन करवाती है। और इनिशियली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था ये जोड़ा गया था, ऑलराइट। मतलब कि 73rd और 74th अमेंडमेंट, 73rd और 74th अमेंडमेंट जो हुआ था 1992, उसके थ्रू स्टेट इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, ऑलराइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। हम्म तो हम अगला सवाल देख सकते हैं यहाँ पे। ये पूछा गया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट legislative assembly under article 169 of the constitution of India for the abolition of state legislative council is correct। एक्चुअली देखिए, आप जानते हैं कि स्टेट हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है प्लस बाइकैमरल लेजिस्लेचर है हमारे यहाँ पे इंडिया में। बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि द्विसदनवाद, यानी कि 2 सदन होंगे, एक उछला सदन एक निचला सदन। तो ये पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल लेवल पे तो हमने ये कंपलसरी कर रखा है कि एक लोकसभा है राज्यसभा है।
बट स्टेट लेवल पर एक ऑप्शन दिया गया है स्टेट्स को, राज्यों को, कि वो जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का गठन कर सकती है। उसे एक रेजोल्यूशन पास करना होगा और वो रेजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करना होगा। अगर वो रेजोल्यूशन पास कर देती है तो फिर पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट उनके लिए एक वो भी एक रेजोल्यूशन पास करेगी, प्लस उस रेजोल्यूशन के थ्रू वो वहां पे एक काउंसिल बना सकती है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद वहां पे गठित कर सकती है। ठीक है, तो इसी के बारे में ये सवाल है। ऑलराइट, और काफी मैं कहूंगा ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी एक समझ वाला क्वेश्चन है। इसमें बिल्कुल थोड़ा ट्रिकी भी कह सकते हैं और थोड़ा जिसने डेप्थ में कुछ पढ़ा होगा तो ही ये सवाल कर पाएगा। अगर हम देखें ऑप्शंस को तो देखिए, इट डज इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ बात सिर्फ देखिए दो ऑप्शन आप सीधे सीधे हटा सकते हो। ये कोई ऑब्लिगेशन या फिर किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन गवर्नर पर नहीं डालता। तो जहां पे भी ये गवर्नर वाले जो दोनों ऑप्शन है ये तो आपके गलत है। ऑलराइट, आर्टिकल 163 आप देख सकते हो जाके। ऑलराइट, उसमें लिखा है साफ साफ, आप देख सकते हो एक वर्ड है मे। द पार्लियामेंट मे, द पार्लियामेंट मे, ऑलराइट, यानी पार्लियामेंट कर सकती है। ऑलराइट, यानी कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, उस आर्टिकल में आप आर्टिकल में देखेंगे तो वहां देखेंगे कि पार्लियामेंट को किसी प्रकार का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। इट डज इंपोज एन ऑब्लिगेशन ऑन यूनियन गवर्नमेंट, नो इट डज नॉट। दैट्स व्हाई ये ऑप्शन तो आपका गलत निकला। इट डज नॉट इंपोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक एक्शन फॉर इनिशिएटिंग लेजिस्लेटिव इन पार्लियामेंट, यानी कि कोई लॉ लाना, यानी काउंसिल बनाने के लिए लॉ लाना पार्लियामेंट पे, यानी गवर्नमेंट पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये देखिए, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे, यानी यही हमारा सही जवाब है। राइट, कोई बाध्यता नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके आर्टिकल में यानी उसके ऊपर है, उसके डिस्क्रिप्शन पे। वैसे जनरली अगर स्टेट रेजोल्यूशन पास करता है काउंसिल बनाने के लिए तो पार्लियामेंट नो डाउट उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास कर देता है। ऑलराइट, बट इसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। स्टेट ये नहीं कह सकता कि भाई हमने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया है तो नाउ दैट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये देख लीजिएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। इट डज नॉट इंपोज। आपके क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इसको जरूर मैच कर लेना कि ये ऑप्शन कहां पर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसकी ऑर्डर भी चेंज है, अलग अलग पेपर में अलग अलग ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, तो इट डज नॉट इंपोज। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर मेंशनिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, तो यहां पर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं और प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ आर्टिकल दे रखा है। उस आर्टिकल के साथ हमें मैच करना है कि कौन सा सही है, करेक्ट कौन सा है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस में कई बार हड़बड़ी में स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ध्यान रखना होता है कि क्या पूछा गया है। इन्होंने पूछा है करेक्ट पेयर। ठीक है, काफी बार ये गलती हो जाती है कि आप देखते हो और आपको सीधा पहला ही पता चलता है कि अच्छा ये तो देखो ये तो गलत है, और सीधा आप गलत टिक कर देते हो। ठीक है, आज यहाँ पे करेक्ट पेयर पूछा गया है। देखिए, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये एक्चुअली आर्टिकल 42 के अंडर नहीं है। अगर हमको यहाँ से हमें गलत गलत छांट देने कि गलत कौन से हैं और सही कौन से हैं। ऑलराइट, चलिए, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ऑलराइट, 42 नहीं है ये। ऑलराइट, ये एक्चुअली है आपका 39A। ये जोड़ा गया था बाद में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसे ऐड किया गया था, लेटर ऑन ऐड किया था, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ऑलराइट, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 एक्चुअली ये भी गलत है। ऑलराइट, क्योंकि ये 40 नहीं है, ये 41 नहीं है, 40 है। ऑलराइट, आर्टिकल 40 है। हम तीसरे पे आते हैं, देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड विमेन। ऑलराइट, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 बिल्कुल सही है। इसी के चौथे क्लॉज में, डी क्लॉज के अंदर है आपके। ऑलराइट, चौथे क्लॉज के अंदर दे रखा है इक्वल पे। ऑलराइट, एंड वहीं पे हम यहाँ आते हैं, चौथे पे भी आ जाते हैं, इसे भी देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी आपके आर्टिकल 43 का पार्ट नहीं है, ये 48 का पार्ट है। ऑलराइट, तो ये भी आपका गलत हो गया। आपका आंसर है 3, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ऑलराइट, चलिए बढ़े आगे। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था। आपको इसका मतलब है कि आरपीएससी आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ काफी फैक्चुअल डाटा भी पूछती है।
तो बिल्कुल अगली बार आप पढ़ें तो बिल्कुल इसी तैयारी के साथ पढ़ें, और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये आगे आने वाले आरएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें ये बहुत ही छोटा सा एक सजेशन है कि आप अपनी तैयारी उसी पर्सपेक्टिव से करें। राइट, आप कैसे करोगे? आप अगर फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ रहे हो तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको आर्टिकल के साथ आपके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल भी कौन सा है। सेम गोज विद डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज के अंदर तो एक ही आपकी ड्यूटी है वैसे, 51A आर्टिकल के अंदर दे रखी है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। Now, which one of the following is not basic element of citizens charter? Alright, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैं कहूंगा ये एक कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन था। ऑलराइट, देखते हैं एक्चुअली सिटीजन्स चार्टर क्या है उसके बारे में एक बार छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सिटीजन्स चार्टर एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये नाम से जैसे पता चल रहा है हमें सिटीजन्स चार्टर, ये सिटीजन्स पे यानी हमारे जो नागरिक है ना, नागरिक जो है, नागरिक अधिकार पत्र, ये नागरिकों पे कोई ऑब्लिगेशन यानी सिटीजन्स पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं डालता। ये एक्चुअली आपके ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी की बात हो रही है यहाँ पर, जिसकी सिटीजन चार्टर की बात हो रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन पे ये ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस नहीं कह सकते, एक ड्यूटीज कह सकते हैं कि जब भी उन्हें सिटीजन सेंट्रिक ड्यूटीज हैं इनकी है कि अगर वो वहां पे क्या सर्विसेज दे रहे हैं उसके बारे में सिटीजन्स को बताएं और उन सर्विसेज के बारे में प्रमोट करें। ऑलराइट, और प्लस सारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ट्रांसपेरेंसी रखिए, लोगों को बताएं कि क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो देखिए हम आते हैं इस सवाल पे और चारों ऑप्शन को एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। टू एक्सपेक्ट एनी पब्लिक रिकॉर्ड, बिल्कुल करेक्ट है ना। हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे? नॉट, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नॉट यानी कि हमें देखना है कौन सा इसमें से बेसिक एलिमेंट नहीं है। सबसे पहला हम देख लिया हमने टू एक्सपेक्ट एनी पब्लिक रिकॉर्ड, बिल्कुल है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन चार्टर में अपना एक रिकॉर्ड रखे, ये भी बिल्कुल एक बेसिक एलिमेंट है उसका। डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट और द एजेंसी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल उन्हें बताना होगा कि क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द एजेंसीज वर्क। नाउ प्रमोशन ऑफ वेरियस मेथड्स टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द सर्विसेज अवेलेबल, बिल्कुल ये चौथा वाला भी सही है, क्योंकि कई प्रमोशन भी कर सकते हैं कि क्या सर्विसेज दे रहे हैं उसे प्रमोट करें कि हम ये सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, तो बस ये तीसरा वाला रह जाता है आपका, और बिल्कुल तीसरा वाला ही हमारा सही आंसर है क्योंकि ये नहीं है। प्रोविजन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एजेंसीज वर्क, ऐसा कोई प्रोविजन सिटीजन चार्टर में नहीं होता। ऑलराइट, कि सिटीजन चार्टर के अंदर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि कहीं से भी एजेंसी का जो कामकाज है ना, जो उसका कामकाज है उसका क्या किया जाए, इंस्पेक्शन किया जाए, है ना, ये वाला जो है। ऑलराइट, थर्ड, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। ऑलराइट, अगर हिंदी में स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत भी डाउट होता है कि ये थोड़े से टिपिकल हिंदी, कई बार हम जो बोलते हैं हिंदी उससे अलग होती है, तो आप बिल्कुल इंग्लिश वाले वर्जन को चेक कीजिए, बहुत इजी होता है। इंस्पेक्शन ऑफ एजेंसीज वर्क, ऑलराइट, ये बिल्कुल इसका पार्ट नहीं है, तो हमारा आंसर है 3। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा सवाल था ये। नाउ द केस ऑफ, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा है ये वाला। ये विशाखा केस जो हुआ है, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, है ना, सुप्रीम कोर्ट का ये केस था 1997 के अंदर। ऑलराइट, ठीक है, चलिए, तो ये है किस बारे में? काफी सिंपल सा है, 1997 के अंदर हुआ था। और कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि एक्चुअली विशाखा जो है ये किसी पर्सन का नाम है, किसी लेडी का नाम है। एक्चुअली ये किसी लेडी का नाम नहीं है, ये एनजीओ का नाम है, एक एनजीओ था विशाखा, तो बिल्कुल इसे ध्यान में रखिएगा। प्लस देखते हैं हम इसके अंदर क्या ऑप्शन है, किससे रिलेटेड था? मैटरनिटी लीव इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग वुमेन नहीं, ट्रांसफर पॉलिसी फॉर वुमेन नहीं, प्रिवेंशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डाउरी प्रिवलेंट नहीं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। बिल्कुल काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ऑलराइट, ये काफी फेमस भी है, आपने कई बार ये वुमेन एम्पावरमेंट और उसमें आपने सब में पढ़ा हो गया। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। नाउ ये देख लेते हैं हम, ये एनजैक के बारे में दे रखा है। आपको पता होगा कि जो हमारी पार्लियामेंट है उन्होंने एक लॉ पास किया था। ऑलराइट, और लॉ पास करने के साथ ही उन्होंने एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की स्टैब्लिशमेंट की थी। यानी ये सिंपल सा जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक कमीशन बनाया गया था कि उन्हें कैसे अपॉइंट किया जाएगा। ये कमीशन जो एनजैक कमीशन होगा ये उन्हें अपॉइंट करेगा, ये करता। ऑलराइट, ये वैसे अब पास्ट में हो चुका है। और इससे ये पूछा गया है कि ये जो एनजैक कमीशन है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया था।
ऑलराइट, काफी फेमस पॉइंट है वैसे भी ये, और इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आंसर को। आंसर एक्चुअली इसका 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है फिर आरपीएससी ने, बट हम फैक्चुअल के साथ थोड़ा डाटा भी इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि आरपीएससी कई बार सवाल रिपीट कर लेती है, बिल्कुल ऐसे नहीं बट इसके आसपास इर्द गिर्द जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछ लेती है, तो हम बिल्कुल इस पर डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। देखिए वैसे थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 2014 के अंदर ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई थी पार्लियामेंट, और इस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन्होंने एनजैक यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को एनेक्ट किया, एस्टैब्लिश किया। ऑलराइट, इस कमीशन का एक ही काम था, जजेस की अपॉइंटमेंट करना। ठीक है, ऑलराइट, तो इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही साल यानी 2015 में एक 5 जजेस बेंच बिठाई, 5 जज बेंच बिठाई, और उसमें ये कहा गया, ऑलराइट, और वैसे इसका जो 4:1 का जजमेंट था, यानी कि 4 लोगों ने 4 जजेस ने एक ही बात कही, उसमें से एक ने डिनाई किया था, डिफाई किया था जजमेंट को, और उन्होंने कुछ अलग बात कही थी। ये बिल्कुल आपको पता होगा कि जजमेंट्स में जजेस जो हैं सब के सब एक ही बात कहें जरूरी नहीं है, मेजॉरिटी जो कहते हैं वो जजमेंट लिया जाता है, कोई डिफाई भी कर सकता है, यानी अपना व्यू पॉइंट, अलग व्यू पॉइंट भी रख सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऐसा हुआ था, और इसी जज, इसको वैसे 4th जजेस केस भी कहते हैं, इसी ये जो केस था इसे 4th जजेस केस भी कहते हैं। 4th जजेस केस कई बार पूछा जा सकता है, अनऑफिशियल है वैसे ये, ऑलराइट, 4th जजेस केस भी कहते हैं इसे। और इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को या इस अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया, और साथ ही साथ एनजैक यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी या कमीशन को भी क्या कर दिया, हटा दिया, निरस्त कर दिया। ऑलराइट, उसे भी रिपील कर दिया गया। ऑलराइट, चलिए, तो हमारा आंसर है वैसे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वैसे देखा जाए तो काफी फैक्चुअल क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, मूल कर्तव्यों को कौन सी समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? काफी सिंपल क्वेश्चन, फिर मैं कहूंगा काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये आंसर है इसका स्वर्ण सिंह कमेटी। आपको पता होगा स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 के अंदर इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। एक्चुअली ये वही टाइम है जब इंदिरा गांधी पावर में थे, वो पीएम थी, और इसी टाइम पे हमारी जो इमरजेंसी लागू की गई थी 1975 से लेके 77, जो कि आपकी इंटरनल इमरजेंसी है, काफी कंट्रोवर्शियल, सबसे कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी यही थी। ऑलराइट, इसी टाइम पे इन्होंने स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया था। ऑलराइट, और यही स्वर्ण सिंह कमेटी ने रेकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट की जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ऑलराइट, उसी के बेसिस पे ये सवाल है, सिंपल सा सवाल था। ऑलराइट, और किसके द्वारा किया गया था वो भी देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 के अंदर। ऑलराइट, चलिए, कहूंगा मैं काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है ये पॉलिटी से। ऑलराइट, चलिए, और वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा है। एक ही आर्टिकल है 51A, टोटल 11 ड्यूटीज हैं। इनिशियली सिर्फ 10 ड्यूटीज के इसके थ्रू ओनली 10 ड्यूटीज ऐड की गई थी, प्लस 1 एक और ड्यूटी ऐड की गई थी आपकी 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002। ये की गई है एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि गार्जियंस को या पेरेंट्स को ये ड्यूटी है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करें, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। नाउ देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग जजेस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्टेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। काफी, मैं कहूंगा काफी फैक्चुअल क्वेश्चन, और ज्यादा करके पॉलिटी के जो पॉलिटी पढ़ाते भी होंगे उन्हें भी ये क्वेश्चन नहीं पता होगा। ऑलराइट, क्योंकि काफी, मैं कहूंगा कि काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो इससे बिल्कुल ज्यादा करके मैक्सिमम क्या मैं कहूँगा जनरली 99.9% स्टूडेंट्स अगर ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल यहाँ पे गैस नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। मैं यही रेकमेंड करूंगा, कभी गैस ना करें, क्योंकि ऐसे सवाल फिर गलत हो जाते हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इन चारों में से, अगर आपको बिल्कुल 2 आपने हटा दिए, 2 में आपको डाउट है, तो आप गैस कर सकते हो, आपके चांसेस 50-50 होते हैं, बट यहाँ पे मैं गैस करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा। वैसे इसका आंसर है जस्टिस फारूक हसन। ऑलराइट, जस्टिस फारूक हसन ये रहे हैं। ऑलराइट, राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं, और ये बिल्कुल जस्टिस यानी कि जज रहे हुए हैं, जज रहे हुए हैं राजस्थान हाई कोर्ट में। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
Alright. Now, according to the provisions of Rajasthan Municipal Act 2009, maximum number of persons that can be nominated by the state government in municipal council. कितने व्यक्तियों को यहाँ पे कहा जा रहा है राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्तियों का नाम निर्देशित किया जा सकता है, यानी उनका नामांकन किया जा सकता है ना, नॉमिनेट किया जा सकता है। देखिए, वैसे इसको सिंपल सा ये पूछा गया है म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में, यानी नगर परिषद के बारे में। बिल्कुल इसमें आप एक चीज ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपसे पालिका, नगर पालिका पूछा गया है तो है 6। अगर आपसे नगर परिषद पूछा गया है नगर परिषद पूछा गया है तो इसका आंसर है 10। और अगर वहीं पे आपसे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम पूछा गया है तो आपका 16। ऑलराइट, तो इसका आंसर हमें परिषद पूछा गया, इसका आंसर है 10। ठीक है, मैं कहूंगा थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, और अगर स्टूडेंट्स को इसमें ऐसे डाउट्स हो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कि आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना ही बेहतर होता है। ठीक है, चलिए, इसका आंसर है 10। 10 लोगों को क्या किया जा सकता है, 10 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है। चलिए, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये काफी, देखो, थोड़ा सा मैं कहूँगा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टीयरिंग कमेटी है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपकी कमिटीज दे रखी है और पूछा गया इसके चेयरमैन कौन कौन है। आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर काफी सारी कमिटीज बनाई गई थी, और जो समितियां थी उसके अध्यक्ष कौन कौन है। अगर सीधा देखा जाए तो ये सीधा आंसर आ सकता है, अगर हम इस पे थोड़ा सा फोकस करें। अगर हम देखें, पहले ही देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स, तो हम फंडामेंटल राइट्स के लिए हम जानते हैं कि सरदार पटेल है, तो ए का होगा 4। अगर ए का 4 देखा जाए तो सीधा सीधा आपके पास आंसर आ रहा है कि ए का 4, इसका एक ही ऑप्शन है, तो सीधा आंसर आपके पास आ रहा है। बट थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, देखिए, स्टीयरिंग कमेटी कई जगह ये कह रखा है कि राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन है, और कुछ एक जगह पे के एम मुंशी भी बता रखा है कुछ किताबों में। सो नो डाउट, चलिए, आरपीएससी ने यहाँ पे उस किताब का सहारा लिया जहाँ पे के एम मुंशी बताए गए हैं। ऑलराइट, स्टीयरिंग कमेटी के। बाकी स्टीयरिंग कमेटी का आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का भी पढ़ा होगा आपने। ऑलराइट, तो चलिए, हम इनको अगर अवॉइड कर दें तो हमारे पास आंसर देखिए, यूनियन पावर्स, ये बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू के पास थी। ऑलराइट, जवाहरलाल नेहरू। एंड ड्राफ्टिंग बिल्कुल सबको पता है, बी आर अम्बेडकर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, यानी कि हम सीधा सीधा यहाँ ऑप्शन में फंडामेंटल राइट सरदार पटेल, और स्टीयरिंग कमेटी हम के एम मुंशी मान लेते हैं, तो हमारा आंसर आ गया है 4। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नाउ, गुरमुख निहाल सिंह वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान ऑन, मैं कहूंगा काफी फैक्चुअल क्वेश्चन और प्लस एक सिंपल क्वेश्चन। इसको मैं ट्रिकी या हार्ड क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन में नहीं रखूंगा, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि फर्स्ट गवर्नर है, और वो कब अपॉइंट किए गए थे, डेट 1 नवंबर 1956। सिंपल क्वेश्चन था ये, 1 नवंबर 1956। चलिए, इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की बात नहीं बनती, हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान हैव नॉट बीन द मेंबर ऑफ लोकसभा। इनमें से कौन से चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के जो लोकसभा के मेंबर नहीं रहे हों। ऑलराइट, नहीं रहे, यहां लिखा है नॉट बीन। ऑलराइट, नॉट बीन। चलिए, हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ऑलराइट, अगर हम देखें कौन कौन नहीं रहे हैं, देखिए, हरिदेव जोशी नहीं रहे, भैरव सिंह शेखावत नहीं रहे, बरकतुल्ला खां भी नहीं रहे, सिर्फ एक टीकाराम पालीवाल है जो रहे हैं। ऑलराइट, अगर हम ऑप्शन के हिसाब से जाएं ए बी डी, तो ए बी डी आपका ओनली ए बी डी। देखिए, इसमें काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे ए बी दे रखा है, ये भी सही होना चाहिए, पर यहाँ पे आप ओनली देखिए, यहाँ पे लिखा है केवल ए और बी। केवल ए और बी नहीं है, क्योंकि डी भी, बरकतुल्ला खां भी हैं, उनमें ऐसे चीफ मिनिस्टर, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लोकसभा के मेंबर नहीं रहे। ऑलराइट, तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा ए बी डी। सी नहीं है, टीकाराम पालीवाल। एक्चुअली टीकाराम पालीवाल जो है ये 52 के अंदर 1952 के अंदर चीफ मिनिस्टर बने थे कुछ महीनों के लिए, मार्च से लेके और अक्टूबर तक। ऑलराइट, और उस टाइम पे हुआ ये था कि जय नारायण व्यास वो इलेक्शन नहीं जीत पाए थे, और इस वजह से कुछ टाइम के लिए टीकाराम पालीवाल चीफ मिनिस्टर रहे। फिर वापस बाई इलेक्शन के अंदर जय नारायण व्यास जीत गए थे इलेक्शन, और वापस आके फिर उन्होंने पद संभाला, चीफ मिनिस्टर बन गए। ऑलराइट, तो ये 2 बार टीकाराम पालीवाल, वैसे 2 बार 52 और 57 के अंदर आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे हैं।
उसके बाद इन्होंने आपके लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं ये, ऑलराइट, लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं 1962 के अंदर। 1962 के अंदर ये हिंडौन सिटी जो करौली के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से ये जीत कर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जीत हासिल की थी इन्होंने और लोकसभा के मेंबर बन गए थे। ऑलराइट, तो हमारा आंसर है ए, बी और डी। चलिए बढ़े हैं आगे अगले सवाल पर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये मैं कहूंगा अच्छा सवाल था, ये काफी अच्छा सवाल था। चलिए ऑलराइट, देखते हैं कौन कौन से इसमें से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, नॉट ट्रू। बिल्कुल इस पे बात पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। देखिए एक एक करके देख लेते हैं। टू एम्पावर सिटीजंस, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आप जानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या था। एक्चुअली लोगों को एक तरह से ये राइट दिया गया कि आप अब क्या कर सकते हो, अब इंफॉर्मेशन ले सकते हो, है ना। 30 दिन के अंदर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से आप अगर कोई एप्लीकेशन देते हैं कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अब वो इंफॉर्मेशन आपको 30 दिन के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। तो ऑफकोर्स ये क्या किया जा रहा है, सिटीजन्स को एम्पावर किया जा रहा है। तो फर्स्ट तो ये बिल्कुल सही है, टू एम्पावर द विमेन एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। चलिए एक बार के लिए इसको रख देते हैं, लग रहा है सही कि हाँ एम्पावर तो कर रहा है, एम्पावर कर रहा है सिटीजन्स को, सिमिलर सा लग रहा है दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ऑलराइट, यानी सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना। बिल्कुल ये तो सही है, करेक्ट है। ट्रांसपेरेंसी आ रही है, आप उनसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आ रही है इस चीज से। टू मेक आवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल इन रियल सेंस, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे। नाउ यहां पे बिल्कुल इस दो ऑप्शंस के अंदर ही डाउट रहा होगा स्टूडेंट्स को, जहां तक मेरा मानना है। तो अगर बात करें इन दोनों के अंदर कौन सा सही है, देखिए ये बिल्कुल गलत नहीं है सेकंड स्टेटमेंट, बट सेकंड स्टेटमेंट कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली गलत है। कैसे कि यहां पे लिखा है टू मेक आवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल। हमारी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोग जो है उनके पास सुप्रीम पावर होना चाहिए, वही सरकार बनाएगी, सरकार उनके लिए काम करे, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट रियल सेंस में एक तरह से डेमोक्रेसी को इंश्योर कर रही है। कैसे, हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं और वो हमें जवाब देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आएगी, सूचना का अधिकार, हमें सूचना मिलेगी कि क्या आप सही काम कर रहे हैं, हम कोई भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो हमें मिल रही है। एक रियल सेंस में लोकतंत्र इसे ही कहते हैं। तो बिल्कुल ये सही है, टू मेक आवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल इन द रियल सेंस। बट अगर वहीं हम बात करें कि सर ये भी बिल्कुल सही लग रहा है, तो ये सही लग रहा है, बट आप देखिए ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पे एम्पावर सिटीजंस लिखा है, यानी कि सारे नागरिक, सारे सिटीजंस की बात की है। वहीं यहां देखें एम्पावर द विमेन एंड वीकर सेक्शन, यहां पे उसका स्कोप जो है वो लिमिट कर दिया है, कम कर दिया गया है ना। यहां सिर्फ महिलाओं और कमजोर वर्ग, ये सिर्फ ये थोड़ा सा आप लिमिट कर दिया उसे, कि उसका जो स्कोप है उसे लिमिट कर दिया। इसलिए यहां पे देखेंगे तो ये हमारा सही आंसर होगा कि ये गलत है, ये बिल्कुल उसके बारे में नहीं बता रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव ट्रू ऑब्जेक्टिव नहीं है। कि उसका ट्रू ऑब्जेक्टिव देखिए ये इसमें इंक्लूड हो चुका है, विमेन, वीकर सेक्शन, टोटल सारे सिटीजन्स आपके इसमें हो गए टू एम्पावर सिटीजन्स के अंदर। तो ये बिल्कुल सेकंड ऑप्शन हमारा जवाब होगा इसके अंदर, जो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑलराइट, इनमें से ये वाला जो है उसका उद्देश्य नहीं है सूचना के अधिकार का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल या थोड़ा सा मैं कहूंगा ट्रिकी या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, काफी अच्छा सवाल बनाया था ये। चलिए नाउ चलिए, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है और ये पूछा गया है कि स्टेटमेंट किसने कहा है। ऑलराइट, ये स्टेटमेंट वैसे आप पढ़ के आप पता कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कहा गया। आप जहाँ सारे जो जिन ऑप्शंस के अंदर नाम दे रखे हैं ये सब हमारे उस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, महात्मा गांधी को छोड़ के, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ऑलराइट, अब देखिए क्या लिखा है इसके अंदर और ये स्टेटमेंट क्या है। Now, which one of the following? A constitution is like a machine, a lifeless thing. देखिए आप ये पढ़ लेंगे, आप तो सवाल तो आप ही पढ़ लेंगे, बट ये बात कही किसने थी, ये कही थी राजेंद्र प्रसाद ने। राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही थी ये बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। और बिल्कुल इन्होंने ये क्यों कही थी, ये कही थी इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि हमारा संविधान क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस टाइम ये थोड़ा मोटिवेट करने के लिए भी कहा गया था कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक मशीन की तरह, एक लाइफलेस थिंग नहीं होनी चाहिए, किसी मशीन की तरह एक निर्जीव चीज नहीं होनी चाहिए, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। और लिविंग डॉक्यूमेंट के साथ साथ हमें ऐसे लोग चाहिए जो क्या करें, लोग ईमानदारी से सिर्फ देश के प्रति राष्ट्र हित में काम करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैं कहूँगा ये भी थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था, और इतना डिटेल में हम कई बार नहीं पढ़ते हैं, बट ये काफ़ी सारी किताबों में ये स्टेटमेंट दे रखा है, काफ़ी फेमस है ये स्टेटमेंट। ऑलराइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही फैक्चुअल डाटा पूछ लिया है, बहुत ही फैक्चुअल। देखिए सवाल है, विच सेक्शन ऑफ द राजस्थान पंचायत एक्ट 1994 हैज बीन अमेंडेड टू रिप्लेस द एक्सप्रेशन ग्राम विकास अधिकारी। ये ग्राम विकास अधिकारी नाम एक्चुअली चेंज किया गया, पहले इसका नाम था ग्राम सेवक। आपको पता होगा अभी अभी ग्राम सेवक की वैकेंसी आई है ना राजस्थान के अंदर, और ग्राम सेवक ये जो एक्सप्रेशन है इसका नाम चेंज करके अब रख दिया ग्राम विकास अधिकारी। ऑलराइट, और ये रिसेंटली चेंज किया गया है, अभी रिसेंटली चेंज हुआ है सितंबर में ही, सितंबर 2021, तो काफी पुराना नहीं है। और काफी सारे सवाल जो पहले भी देखे गए थे उसमें भी काफी कुछ करंट से रिलेटेड है, वो न्यूज में थे। ऑलराइट, जैसे लोकायुक्त है, अभी अभी रिसेंटली लोकायुक्त अपॉइंट किए गए थे, तभी वो पूछा गया था लोकायुक्त का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अभी करंट अफेयर्स में था, और अभी रिसेंटली ये चेंज किया गया है, इसीलिए ये भी सवाल रखा गया था यहाँ पर। ऑलराइट, और इसका सवाल का जवाब आपका सीधा सीधा 89 है। कौन सा सेक्शन पूछा गया है, कि कौन से सेक्शन को अमेंड किया गया था 94 का ये जो एक्ट है, इसका कौन सा सेक्शन चेंज करके और इन्होंने ये एक्सप्रेशन चेंज किया है। तो 89 है, काफी कॉन्सेप्चुअल नहीं, मैं कहूँगा काफी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिनको भी इस बारे में आइडिया नहीं था, वैसे तो आप अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आई गेस मोस्टली आपने ये देखा होगा कौन सा सेक्शन चेंज हुआ है। ऑलराइट, बट फिर भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप देखते हो कि फैक्चुअल इस तरह से देख के आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना ही अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्चुअल डाटा था, ज्यादा डिस्कशन इस पे करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए, नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ देखिए आपने यहाँ पे पूछा गया है कि ये भी काफी फैक्चुअल क्वेश्चन था, और मैं कहूंगा कि मैक्सिमम 99.99% जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं पता होगा कि ये कब हुआ है। तो वैसे इसका आंसर देख लेते हैं कि देखिए ये एक तरह से मोटिवेशनल भी कह सकते हैं, कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया गया कि अगर आप आरएस का पेपर दे रहे हो, आप क्या बनोगे, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर बनेंगे। ठीक है, एक आरएस ऑफिसर बनेंगे। तो आरएस ऑफिसर को कलेक्टर बनाया जाता है क्या? वैसे हम जानते हैं कि हम एसडीएम सुनते हैं कि हाँ एसडीएम बनाता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन किसको बनाया जाता है? जो हमारे जनरली आईएएस आते हैं, रिक्रूट होके आते हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया जाता है सीधा। ऑलराइट, और जनरली यहाँ पे एसडीएम लगाया जाता है, बट यहाँ पे आरएस के ऑफिसर्स को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर पोस्ट किया गया था। यस, ये किया गया था, फर्स्ट टाइम ये किया गया था 2009 में। काफी फैक्चुअल है, मुझे भी काफी रिसर्च करनी पड़ी है इसके लिए। ऑलराइट, तो 2009 के अंदर फर्स्ट टाइम ये किया गया था। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके डिटेल में जाने से कोई ज्यादा महत्व नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम देख देते हैं यहाँ पर। ये भी एक सवाल थोड़ा सा ट्रिकी नहीं कहेंगे, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी नहीं कह सकते, ये थोड़ा सा फैक्ट बेसिस है। राइट, और ये फैक्ट बिल्कुल काफी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर 2 एस्टिमेट्स कमेटी है। सेंटर में एक ही एस्टिमेट्स कमेटी है, यहाँ पर 2 एस्टिमेट्स कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी ए और एक है बी। ठीक है, और वैसे इसका सवाल का जो जवाब है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से एस्टिमेट्स कमेटी ए के अंडर नहीं आते। ऑलराइट, यानी उसका जो फाइनेंशियल जो एस्टिमेट्स है वो ये एस्टिमेट कमेटी नहीं बनाती। तो इसके लिए आंसर है आपका होम डिपार्टमेंट, क्योंकि होम डिपार्टमेंट आता है आपका एस्टिमेट्स कमेटी बी के अंदर। राइट, बाकी तीनों आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब के सब एस्टिमेट्स कमेटी ए के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये भी काफी अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और मैं कहूँगा थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पॉलिटी के हिसाब से। ऑलराइट, यहाँ पे आर्टिकल 103 या 103 के बारे में बात की गई है, और पूछा गया है कि आपसे कि इसके थ्रू जब प्रेसिडेंट है ना, आर्टिकल 103 के अंदर कहा गया है कि अगर कहीं पे भी आपके लोकसभा है ना, यानी आपके लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उसको उन्हें अगर डिसक्वालीफाई किया जाता है, राइट, अगर उनका इलेक्शन हो, उन्हें डिसक्वालीफाई माना जाता है कि डिसक्वालीफाइड है किसी भी बेसिस पे, तो वो डिसक्वालिफिकेशन कौन देखता है और कौन उन्हें डिसक्वालीफाई करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, नो डाउट, ये तो हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है। अब ये करने के वक्त है ना, प्रेसिडेंट जब उसे डिसक्वालीफाई बताता है कि डिसक्वालीफाइड है ये मेंबर, उसके लिए वो किसी से पहले कंसल्ट करते हैं। ठीक है, इसी आर्टिकल 103 के क्लॉज बी के अंदर 2 क्लॉज है इसके अंदर, ए और बी। इसके क्लॉज बी के अंदर, ए के अंदर तो यही बात की है जो क्वेश्चन में लिखा है, बी क्लॉज के अंदर दे रखा है कि वो किससे कंसल्ट करेंगे। ही शाल कंसल्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, यानी उन्हें पहले क्या करना होगा?
इनसे सलाह करनी होगी, निर्वाचन आयोग से सलाह करनी होगी और उनकी सलाह के साथ ही फिर बाद में ही उसे क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है लोकसभा के मेंबर को। ठीक है, यहां पर इलेक्शन कमीशन है सही जवाब। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। Now, who among the following is eligible for appointment as chairperson of Rajasthan State Human Rights Commission? ठीक है, तो आपके राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर इनमें से किसको नियुक्त किया जा सकता है? ये भी मैं कहूंगा कि करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछा गया है और अभी रिसेंटली ये न्यूज में भी था काफी ज्यादा। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे अभी रिसेंटली जस्टिस गोपाल कृष्ण को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था और जस्टिस है वो चीफ जस्टिस नहीं है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए हमारे से आंसर इसका सिंपल सा है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को वो एलिजिबल होते हैं कि उन्हें चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। वैसे ही अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें हम, है ना, ये तो आपके राज्य मानवाधिकार आयोग है राजस्थान की। अब वैसे ही अगर हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें, तो वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एलिजिबल है। रिसेंटली एक मॉडिफिकेशन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कि अब चीफ जस्टिस के अलावा दूसरे जस्टिस यानी दूसरे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज दी चेयरमैन ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑलराइट, वही चीज एप्लीकेबल है स्टेट में भी, क्योंकि स्टेट में वैसे सही बताया तो इन्होंने इसमें अभी तक अमेंडमेंट नहीं किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक अमेंडमेंट नहीं किया है, बट उन्होंने अपॉइंटमेंट जरूर कर लिया। अभी रिसेंटली जो मैं आपको बता रहा था, गोपाल कृष्ण, जस्टिस गोपाल कृष्ण, वो उन्हें अपॉइंट किया गया है एंड ही इज नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही वाज नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। वैसे भी यहाँ पे रिटायर्ड आना चाहिए था कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस को करते हैं, तो अब चीफ जस्टिस के अलावा नॉर्मल जजेस को भी अपॉइंट किया जा सकता है। ऑलराइट, ये भी करंट से ही रिलेट करके उन्होंने ये सवाल बनाया, थोड़ा इजी क्वेश्चन था। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन कह लो, और वही आरपीएससी थोड़े फैक्ट्स पे भी जाती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि क्रोनोलॉजिकली सीजीआई, हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिया गया है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये दिए गए हैं और उन्हें पूछा गया है कि ये क्रम से जमाए, कि भाई ये कौन सही क्रम अनुसार बता रखें। वैसे इसका आंसर तो पहला ही है आपका, एच.एल. दत्तू, देन टी.एस. ठाकुर एंड देन जगदीश सिंह केहर। ऑलराइट, ये बिल्कुल यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, फर्स्ट ही आपका आंसर है इसके अंदर। ऑलराइट, एच.एल. दत्तू, आपका टी.एस. ठाकुर और जगदीश सिंह केहर, ये आपके 42nd, ये 43rd और ये 44th आपके सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो अगर काफी स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे होंगे, देखिए ये वैसे तो लिस्ट से पूछ लिया, आप कई बार किताबों में पीछे अगर आप देख सकें तो वहां पे पूरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पूरी लिस्ट दे रखी होती है, उसी लिस्ट के हिसाब से इन्होंने बता दिए हैं। ऑलराइट, चलिए तो इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। ये देखिए यहाँ पे एक एसर्शन और एक रीजन दे रखा है। ऐसे सवालों के अंदर हम जनरली यहाँ देखते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है और ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अगर आपको सिंपली एक भी स्टेटमेंट अगर गलत हो तो सीधा आंसर निकल जाता है, बट अगर समझ लो कि एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है और दोनों स्टेटमेंट सही है, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि आपको ये पता करना होता है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए हम देख लेते हैं पहले तो ये क्या है, क्या कह रहा है, सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो स्टेटमेंट की अगर बात करें, सबसे पहला, द ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो कैग के बारे में बात कर रहे हैं, कैग के बारे में कि भाई कैग क्या करता है, लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑल्सो प्रोप्राइटी। अगर आप सीधा अगर आर्टिकल खोलें, देखिए कैग के आर्टिकल्स दे रखे हैं 148 से लेके 151 तक। अगर आप आर्टिकल्स में देखेंगे तो आप देखेंगे कैग क्या करता है, प्रोप्राइटी भी देखता है। ऑलराइट, ये देखिए, ये केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना, अपितु औचित्य भी। ऑलराइट, ये यानी कि सिर्फ वैधता नहीं देखेगा, उसकी औचित्य भी देखेगा, उसकी प्रोप्राइटी भी देखेगा, सही किया है कि नहीं किया है। ऑलराइट, खर्च सही किया है कि नहीं किया है। बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एजर्शन सही है। रीजन देखते हैं, ही हैज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताया मैंने आपको आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसके बारे में कुछ ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस दे रखी है, प्लस इनसे रिलेटेड एक कैग 1971 एक्ट भी है, कैग एक्ट। ऑलराइट, उस एक्ट के अकॉर्डिंग भी इन्हें देखना पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि ये ड्यूटी जो है कंट्रोलर की, इनको प्रोप्राइटी और लीगैलिटी दोनों देखनी पड़ती है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इनको कॉन्स्टिट्यूशन और जो एक्ट है, लॉ ऑफ द पार्लियामेंट है, उसे अपहोल्ड करना पड़ता है। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑलराइट, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, प्लीज चेक कर लेना अपना ऑर्डर। ऑलराइट, सही आंसर है कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
नाउ ये देखिए लोकायुक्त पे एक सवाल जिसकी बात हम कर ही रहे थे अभी, ये लोकायुक्त का सवाल भी यहाँ पे आपके सामने है और ये भी आपका थोड़ा सा करंट बेसिस है कि अभी रिसेंटली लोकायुक्त अपॉइंट किए गए थे, ऑलराइट, तो उसी बेसिस पे ये सवाल पूछा गया है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले आपके लोकायुक्त के बारे में आपके 4 स्टेटमेंट, वैसे ये जो क्वेश्चन है वैसे ये डिलीट होना चाहिए क्योंकि गलत है। इसके अंदर एक्चुअली स्टेटमेंट देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चारों में ए दे रखा है और ए जो स्टेटमेंट है वैसे यहाँ तक सही है, इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। बिल्कुल लोकायुक्त जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के थ्रू, बट इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गवर्नर ही उन्हें हटाते हैं इन इफ अगर अगर वो इनकैपेसिटी शो करते हैं या फिर मिसबिहेवियर के केसेस में, इन दो केसेस के अंदर उन्हें हटाया जा सकता है, गवर्नर हटाता है। सो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और ये चारों में दे रखा है और हमें सही स्टेटमेंट ही चूज करना था, इसलिए इसको मैं कहूंगा कि ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ये डिलीट हो सकता है। बट अगर हम वापस डिस्कस करें इनके पार्ट्स को तो देखिए हिज ज्यूरिसडिक्शन स्पैन्स ओवर मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हायर सिविल सर्वेंट्स, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, है ना, इनका ज्यूरिसडिक्शन वहां तक जाता है। कंसीडर द केसेस ऑफ करप्शन एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल आपके भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के मामलों पर विचार करते हैं। डी देखें, हिज जॉब इज कन्फाइंड टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस एंड नॉट ग्रीवेंसेस, अगर यहाँ देखें, देखो आरोपों की जांच करना है न कि शिकायतों की, ये एक्चुअली एक गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये शिकायतों की भी जांच करते हैं, ग्रीवेंसेस की भी करते हैं। तो चलिए इसका आंसर अभी बिल्कुल नहीं आएगा इनमें से, तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है और ये क्वेश्चन होपफुली ये डिलीट किया जाएगा आरपीएससी के थ्रू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और ये हमारा आखिरी सवाल है इस सेशन का। देखिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू, किसको रिपोर्ट देते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, किसको देते हैं दोस्तों, ये दी जाती है गवर्नर ऑफ राजस्थान, सॉरी गवर्नर ऑफ राजस्थान, इसका आंसर होगा गवर्नर ऑफ राजस्थान। जो आरपीएससी है ये देगी गवर्नर ऑफ राजस्थान। कोई भी स्टेट पीएससी है, कोई भी स्टेट पीएससी है वो गवर्नर को देगी, किसको देगी, गवर्नर को, अपनी रिपोर्ट, पूरी जो रिपोर्ट है पूरे साल की, क्या काम किया, कैसे काम किया, ये सारी रिपोर्ट आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसको देगी, गवर्नर को। उसी तरह से अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी देती है आपके प्रेसिडेंट को, यूपीएससी प्रेसिडेंट को देती है, फिर ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट अपने पार्लियामेंट में पेश करते हैं। उसी तरह से गवर्नर भी, ये जो रिपोर्ट है फिर बाद में स्टेट असेंबली के अंदर ये रखी जाएगी, ऑलराइट। बट सवाल पूछा गया है कि स्टेट असेंबली किसको देती है, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसको देती है, गवर्नर को, यूपीएससी किसको देती है, प्रेसिडेंट को, ऑलराइट। सिंपल सा था। वैसे अगर आर्टिकल देखा जाए तो ये आर्टिकल 323 के अंदर दे रखा है, ऑलराइट, उसी के थ्रू ये बता रखा है 323 के अंदर कि कौन, ये दोनों ही दे रखे हैं, पहले यूपीएससी, सेकंड क्लॉज के अंदर आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑलराइट दोस्तों, यहीं पे इसी के साथ हम अपना सेशन एंड करते हैं और आपको बता दूं कि बाकी सारे जो आपके बाकी सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो भी आपके सामने हमारी टीम पेश करेगी, ऑलराइट। तो ये सेशन था आपका वैसे पॉलिटी का, और बाकी सारे भी आपको डिटेल सॉल्यूशन हमारी टीम से आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो बिल्कुल बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप सब ये देख सकें, कोई भी चीज़ मिस ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हम लोग यहाँ लेके आने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हम लोग यहाँ शेयर करेंगे आपके साथ। तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। और डिटेल देखिए, हमने वैसे भी प्रिंस सिविल सर्विसेज के बारे में हमने आपको पहले बताया है कि बहुत ही यूनिक प्रोग्राम स्टार्ट किया है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे कॉलेज के साथ ही हम प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों को जो स्टूडेंट्स 12th पास कर चुके हैं और सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं आगे। तो उनके लिए हमने बेसिक एक तैयारी कॉलेज से ही शुरू कर दी है, ताकि कॉलेज के बाद सीधे वो एग्ज़ाम दे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, है ना, टेलीग्राम पर, और यूट्यूब चैनल तो आपके सामने है ही है, बिल्कुल यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी और जानकारी चाहिए हमारे प्रोग्राम के बारे में तो यहाँ जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ऑलराइट, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं इस मेल एड्रेस पर। ऑलराइट दोस्तों, तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू शेयर एंड लाइक, ऑलराइट, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।